नेपाल के इतिहास में घटित एक ऐसी घटना जिसने नेपाल के इतिहास को दिया एक नया मोड़, जिसके बदौलत राजा लगायत नेपाल के जनता को भी सहना पड़ा था 104 वर्ष का काला युग। तो आइए इतिहास में बात आज कोत पर्व की, जिसने रखी थी नींव निरंकुश जहानीय राणा शासन। जब नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर थी, तब सन 1845 में फतेहजंग चौतरिया के नेतृत्व में गठन हुई थी मंत्रिपरिषद। लेकिन असली पावर गगन सिंह ख्वासा के हाथ में थी, क्योंकि वो आर्मी के 7 रेजिमेंट को हैंडल करते थे, जबकि प्रधानमंत्री चौतरिया सिर्फ 3 और अभिमान सिंह कुंवर और जंग बहादुर कुंवर भी कमांडर की हैसियत से 3 रेजिमेंट हैंडल करते थे, और ये भी गगन सिंह के प्रति ही वफादार थे। और साथ ही गगन सिंह का राजा और महारानी राज्यलक्ष्मी से अच्छा संबंध भी उनको राजनीतिक में बहुत शक्तिशाली बनाता था। और साथ ही गगन सिंह का राजा और रानी से अच्छा संबंध और रानी का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, जो चाहती थी अपने बेटे को राजा बनाना। दरअसल राजा राजेंद्र और समाराज्य लक्ष्मी का ज्येष्ठ पुत्र सुरेंद्र युवराज था, लेकिन छोटी रानी राज्यलक्ष्मी अपने बेटे रणदीप को राजा बनाना चाहती थी। ये स्वार्थ सिर्फ गगन सिंह ही पूरा कर सकता था। ये सब बातें राजनीतिक में गगन सिंह को बहुत शक्तिशाली बनाती थी। 16 सितंबर 1846 के रात में ही अपने ही घर में गगन सिंह को लाल झा द्वारा मरवा दिया गया। बहुत से इतिहासकारों का मानना है उनकी हत्या फतेहजंग ने कराई थी, लेकिन वहीं पे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी हत्या राजा और जंग बहादुर राणा द्वारा कराई गई थी। ये खबर गगन सिंह के बेटे उजीर सिंह द्वारा सुनते ही रानी दुख से भाव विभोर हो चाहती थी कि हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़कर उसको मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि गगन सिंह के अंतिम यात्रा पर उनके पार्थिव शरीर पर गंगा जल छिड़कर उन्होंने प्रण लिया था कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे कातिल को मृत्यु दंड की सजा दिलाऊंगे। इसी के लिए रानी एक विश्वसनीय पात्र की तलाश में थी, जो कि उनके इस काम में उनकी मदद कर सके। और इधर जंग बहादुर राणा सत्ता की तलाश में था। जंग बहादुर राणा रानी के पास जाकर उनको अपने बातों के जाल में ऐसा फंसाया कि रानी को विश्वास हो गया उनका जो ये महत्वाकांक्षा है वो जंग बहादुर ही पूरा कर सकता है। इसीलिए रानी ने जंग बहादुर को यह तत्काल आदेश दिया कि सभी न्यायी राजकीय व्यक्ति को दरबार न्यायालय में आने के लिए सूचित किया जाए। जंग बहादुर ने ऐसा ही किया। जंग बहादुर ने सभी राजनीतिक न्यायिक व्यक्तियों को न्यायालय दरबार में आने के लिए सूचना दी। ये वही स्थान था जिस पर इतिहास की सबसे बड़ी नरसंहारक घटना घटने वाली थी, जिसको उस वक्त कोत भी कहा जाता था। जंग बहादुर ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि कोत में सबको आने तो दिया जाए, लेकिन उनके और रानी के आज्ञा के बिना किसी को बाहर ना जाने दिया जाए। रानी का आदेश मिलते ही सब दरबारिया जल्द से जल्द कोत पहुंचना चाहते थे। इसीलिए बहुत से दरबारिया बिना शस्त्र ही कोत में जा पहुंचे, और जो शस्त्र लेकर पहुंचे थे उनको जंग बहादुर के सैनिक ने बाहर ही उनका हाथ हथियार ले लिया। वहां राजा और रानी पहले से ही मौजूद थे। आधी रात होने के बावजूद भी लगभग सभी दरबारिया कोत में उपस्थित हो गए थे। शायद इस नरसंहार के बारे में तत्कालीन आर्मी जनरल अभिमान सिंह को आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने राजा के संग इसके बारे में वार्तालाप किया था, और आदमियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने भी अपने अंडर रहे 3 रेजिमेंट सैनिकों को सुरक्षा के लिए बुला रखा था। और सबसे ज्यादा राहत देने वाली बात यह थी कि वहां राजा मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री फतेहजंग चौतरिया अभी वहां नहीं पहुंचे थे। इसीलिए जंग बहादुर ने अपने छोटे भाई बम बहादुर को फतेहजंग चौतरिया को जल्द से जल्द बुला लाने के लिए भेजा। लेकिन
उस सभा में तथ्य से ज्यादा भावनाएं हावी थी। इसीलिए बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के वीर केसर सिंह पांडे को अपराधी मानकर रानी राज्य लक्ष्मी ने अभिमान सिंह से मृत्यु की मांग की। सभा में सन्नाटा छा गया। अभिमान सिंह भौचक्के रह गए। उन्होंने राजा की तरफ देखा। राजा ने कहा अपराधी को सजा मिलेगी, लेकिन पर्याप्त अनुसंधान होने के बाद। और वे ब्रिटिश एम्बेसी की ओर चले गए। वहां ब्रिटिश एम्बेसी के डिप्लोमेट बीमार थे, इसीलिए राजा से उनका भेंट नहीं हो पाया। फिर वो वहां से नारायण हिटी दरबार की तरफ चले गए। नारायण हिटी दरबार में फतेहजंग चौतरिया से इसके बारे में बात हुई, लेकिन राजा शायद मौजूदा परिस्थिति के बारे में उनको बताना नहीं चाहते थे, या फिर फतेहजंग चौतरिया इसके बारे में समझना ही नहीं चाहते थे। इसलिए वे साधारण सिक्योरिटी में ही कोर्ट में जा पहुंचे। फतेहजंग चौतरिया के कोर्ट में पहुंचते ही तनाव बढ़ने लगा। रक्तपात का उच्च संभावना देखकर अभिमान सिंह, फतेहजंग चौतरिया और जंग बहादुर ने निर्णय किया कि गुस्से से सभा को छोड़कर गई रानी को मनाने जंग बहादुर और फतेहजंग चौतरिया जाएंगे और अभिमान सिंह वहीं पे रहेंगे। उन दोनों के जाने के बाद ही अभिमान सिंह कोर्ट से जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश करने लगे और इसी बीच उनकी मृत्यु जंग बहादुर के सैनिकों द्वारा हो गई। इसी बीच जंग बहादुर के भाई धीर शमशेर और फतेहजंग चौतरिया के बेटे खड़क विक्रम शाह के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उन्होंने अकेले युद्ध करने का निर्णय लिया। युद्ध में जंग बहादुर के भाई धीर शमशेर द्वारा खड़क विक्रम शाह मारे गए। यह सूचना जब जंग बहादुर तक पहुंची तो जंग बहादुर ने इसकी सूचना फतेहजंग चौतरिया को दी। यह सूचना पाकर फतेहजंग चौतरिया पागल हो गए। वो ये रानी के पास जाने लगे। इसी का फायदा उठाकर जंग बहादुर ने अपने भाइयों को यह आदेश दिया कि फतेहजंग चौतरिया को मार दिया जाए, और उनके भाइयों ने फतेहजंग चौतरिया को मौत के घाट उतार दिया। यह सुनकर रानी हड़बड़ा गई। इस परिस्थिति को काबू करने के लिए रानी ने जंग बहादुर को यह आदेश दिया कोर्ट में उपस्थित संपूर्ण को मृत्यु दे दिया जाए, यानी कि सबको मार दिया जाए। ये आदेश पाकर जंग बहादुर के सैनिक और उनके भाई भरदार ने कोर्ट में उपस्थित संपूर्ण व्यक्ति पर हवा बोल दिया। ऐसे रक्तपात होने लगा जैसे कि जंग बहादुर के सैनिकों ने एक कसम खा रखी हो कि इसमें से किसी को भी हम बाहर नहीं जाने देंगे। किसी ने दीवार फान कर तो किसी ने छत फान कर और किसी ने नाले के रास्ते से अपनी जान बचाई। इस रक्तपात में फतेहजंग चौतरिया, खड़क विक्रम शाह, दलभजन पांडे, चौतरिया में से 3 और काजी में से 7 कर लगभग 30 से 40 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। इसके बाद रानी राज्य लक्ष्मी और राजा राजेंद्र ने जंग बहादुर राणा को प्रधानमंत्री बना दिया। यही थी वो घटना जिसने राणा शासन के बीच को रखी। धन्यवाद।